हेलो एवरीवन, लास्ट 2 क्लास से हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक देखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास एक्टिविटीज़ कितनी होती हैं, 3। पहली बात तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या देखना है, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। कितने मेथड होते हैं, 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमें अभी कौन से मेथड देख रहे हैं, हम लोग इनडायरेक्ट मेथड देख रहे हैं। और उसके अंदर कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, 3 एक्टिविटीज़ होती है। एक तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिससे हम लोग क्या करते हैं बेटा, पैसे बोरो करते हैं, है ना, मार्केट में से। तो बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक तरीके से हमारा इनफ्लो होता है ना। तो वो हमने देखा था, डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है, जहाँ पे हम पैसा लगाते हैं अपना, कोई चीज़ खरीद कर, कोई फिक्स एसेट खरीद कर या कोई इन्वेस्टमेंट खरीद कर, है ना। तो वो बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारी कौन सी फ्लो का पार्ट होगा, आउटफ्लो का पार्ट होगा। कौन सा फ्लो का, आउटफ्लो का। यहाँ पे हमेशा पैसा हमारा नेगेटिव में ही रहेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग में हमेशा पैसा क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव में रहेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी जहाँ पे बिजनेस ऑपरेशन से जो भी चीज़ें होती हैं वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऑपरेटिंग में लिखते हैं। और इसके हमने 2 पार्ट देखे थे। एक तो कौन सा देखा था, कन्वर्ट नेट प्रॉफिट इनटू ऑपरेटिंग या फिर कैश प्रॉफिट। और दूसरा क्या देखा था हमने, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर क्या आता था, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, है ना। और कन्वर्ट नेट प्रॉफिट इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर कैश प्रॉफिट, वो हमने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा था कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस थे जिनको हमने ऐड बैक करना था, और ऐसे कौन सी इनकम थी जिनको हमें क्या करना था बेटा, माइनस करना था। क्या करना था, माइनस, है ना। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने माइनस कर दिए थे लेकिन उनको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, या तो वो माइनस कहीं और होंगे या फिर माइनस नहीं होंगे। माइनस नहीं क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो नॉन कैश है। क्या है बेटा, नॉन कैश, है ना। और दूसरी जगह हमें दिखाने हैं वो कौन से हो गए, एक तरीके से हमारे नॉन ऑपरेटिंग हो गए। जैसे इंटरेस्ट डिविडेंड देखा था हमने। इंटरेस्ट डिविडेंड हमें कहाँ पे दिखाना होता है, अगर हमने पे करा है तो फाइनेंसिंग में दिखाना है उसको, लेकिन हमने कहाँ पे माइनस करा हुआ है उसको, नेट प्रॉफिट निकालते टाइम माइनस करा हुआ है। तो अगर हम फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे तो 2 बार माइनस हो जाएगा। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमें कहाँ पे दिखाना है, इसको फाइनेंसिंग में दिखाना है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते वक्त हमें ये दोनों एक्सपेंसेस को, यानी कि इंटरेस्ट को और डिविडेंड को ऐड करना पड़ेगा, है ना। ये डिटेल में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पूरा का पूरा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे फुल फ्लेज्ड, ठीक है। और साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखते रहेंगे, क्लियर। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 के अंदर देखो, हमें हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे हमने लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमें सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त तीनों एक्टिविटीज़ को लिख लेना है, एक स्पेस छोड़कर, है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा बड़ी एक्टिविटी होती है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में थोड़ा ज़्यादा स्पेस छोड़ेंगे। फिर इन्वेस्टिंग कम स्पेस छोड़ेंगे, और लास्ट में तो फाइनेंसिंग आती ही है, क्लियर। तो पहले हम लोग ये लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से क्वेश्चन करेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखेंगे, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी ढूंढते हैं कि कौन से पॉइंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हैं, फिर पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, फिर बनाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पॉइंट्स ढूंढते हैं, फिर लिखते हैं, फिर बनाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पॉइंट्स ढूंढेंगे, फिर लिखेंगे। इससे बेटर तरीका क्या है कि आप स्टार्टिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी से शुरू करो, जो पॉइंट जहाँ जाएगा वहाँ डालते रहो। सबसे बेस्ट तरीका है कैश फ्लो स्टेटमेंट करने का। पहला पॉइंट है हमारे पास, हाँ जी, शेयर कैपिटल। मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया भी था कि शेयर होल्डर फंड जो है बेटा, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर हम जो देख रहे थे, मैंने आपको पहले फर्स्ट क्लास के अंदर क्या बताया था कि यार शेयर होल्डर फंड जो है हमारा, है ना, शेयर होल्डर फंड वो कहाँ पे आएगा ये बताओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कहाँ पे आता है बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर मैंने नॉन करंट लायबिलिटी बताया था, कहाँ पे आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर करंट लायबिलिटी कहाँ पे आता है,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नॉन करंट एसेट कहाँ पे आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, है ना। उसके बाद करंट एसेट कहाँ पे आता है बेटा? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसी एक्टिविटी में आए, ये ज़रूरी नहीं है। ये बस एक छोटा सा हिंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे कि शेयर होल्डर फंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। हमारे पास पहला पॉइंट क्या है? शेयर कैपिटल। ध्यान समझना, शेयर कैपिटल का मतलब हुआ कि या तो हमने पैसा लिया होगा उधार पे, अगर हमने शेयर को इशू करा होगा, है ना, तो कौन सी एक्टिविटी में आना चाहिए? फाइनेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, जब कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें कंपेयर करना है। ये बताओ, पहले 2022 में हमारे पास कितना था शेयर कैपिटल? 2 लाख था। 2023 में कितना हो गया? तो 50,000 पे हमारा इंक्रीज हो गया शेयर कैपिटल। इंक्रीज क्यों हुआ होगा? क्योंकि हमने शेयर को इशू करा होगा, और शेयर को इशू करके पैसा आया होगा। इन्फ्लो है कि नहीं है? कहाँ पे लिखेंगे इसको? हाँ जी, कहाँ लिखेंगे इसको? फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। और 50,000 रुपीज़ जो है बेटा वो हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पर। कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। अब रिजर्व एंड सरप्लस जो है उसके अंदर ब्रैकेट में हमें गिवन है कि ये सरप्लस है, रिजर्व नहीं है कोई भी। जो हमें अमाउंट गिवन है वो सरप्लस की अमाउंट गिवन है। सरप्लस मतलब बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है? ये नेट प्रॉफिट है। याद रखना भाई, सरप्लस हमारा क्या होता है? हमारा नेट प्रॉफिट होता है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर? हमारे पास पहले कितने का प्रॉफिट था? 82,000 का। साल जब खत्म हुआ तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 1,83,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1,01,000, 1,01,000 रुपीज़ का हमारा करंट ईयर प्रॉफिट है। क्या है बेटा? करंट ईयर प्रॉफिट। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? पक्की बात? तो इसलिए ये प्रॉफिट को कहाँ दिखाएंगे हम, ये बताओ भाई? फाइनेंसिंग मैंने बोला फाइनेंसिंग में, लेकिन ये फाइनेंसिंग में नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉफिट किसका पार्ट होता है? ऑपरेशंस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? तो इसलिए हम लोग कहाँ लिखेंगे बेटा इसको? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 1,01,000 रुपये। बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? ये हमारा पहले वाला पार्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमारे 2 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है? कन्वर्ट नेट प्रॉफिट इनटू ऑपरेटिंग या फिर कैश प्रॉफिट, और दूसरा क्या होता है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख दिया हमने, 2-3 लाइन 4 लाइन का स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हमारी सेकंड छोटी हेडिंग है। ए पार्ट के अंदर हमारी ये पहली हेडिंग है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट भाई, हमारे पास 15% का डिबेंचर है यार। पहले कितने का था? 50, अभी कितने का है? 80। तो इसका मतलब हमने इशू करा होगा। कहाँ पे आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा ना। तो फाइनेंसिंग में लिखेंगे हम लोग इशू ऑफ 15% डिबेंचर। 30,000 पे हम लोग ऐड कर देंगे। कोई डाउट? अच्छा, अब हमारे पास ना 15% तो लिखा हुआ है इंटरेस्ट, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन तो नहीं है। देखो नहीं है, तो क्लियर, हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। कोई डाउट? तो हम लोग साथ साथ यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। और उसमें फर्स्ट पॉइंट डालेंगे अपना इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ना, या हमें निकालना है, तो इंटरेस्ट पेड 2 जगह आता है, याद रखना। एक तो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या करेंगे? इसको ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि हमने माइनस करा हुआ होता है इसको। और दूसरा बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हमें इसको माइनस करना है, बिकॉज फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है ये।
तो हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही दिखाना पड़ेगा। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्की बात। इंटरेस्ट पेड दो जगह आता है, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। अब आप बोलोगे सर फिर फ़ायदा क्या हुआ, ऐड लेस हो रहा है तो आखिरी में तो ज़ीरो ही आएगा। लेकिन फाइनेंसिंग का अलग आंसर होता है, इन्वेस्टिंग का अलग और ऑपरेटिंग का अलग, और आपके जो मार्क्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। यानी कि 6 नंबर का आपका अगर आंसर ठीक आ गया तो 6 नंबर मिल जाएंगे। स्टेप वाइज मार्किंग होती है भाई। अगर आपका आंसर ठीक भी नहीं आया, लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सही है, इन्वेस्टिंग सही है, फाइनेंसिंग गलत आ गया आपका, तो जब भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। बात क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि भाई यहाँ पे हमें नेट रिजल्ट नहीं देखना, हमें यहाँ पे नेट रिजल्ट नहीं देखना, हमें तीनों का अलग अलग रिजल्ट देखना है कि ऑपरेटिंग का आंसर क्या आएगा, इन्वेस्टिंग का क्या आएगा और फाइनेंसिंग का क्या आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? अब कैलकुलेट कैसे करना है यार, ये समझने वाली बात है। ठीक है, कैलकुलेट करने वाली बात करें। चलो अपने पास यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन आता है हमारे सामने। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या फिर लोन। इंटरेस्ट और डिबेंचर, सॉरी डिबेंचर और लोन पे इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो सुनो, इसके हम अलग अलग केसेस बनाते हैं। तो हमारे पास एक केस नंबर 1 है जहां पर, हाँ जी केस नंबर 1 है हमारे पास, जहां पे हमें बैलेंस शीट गिवन है, (2023 2022) और 10% का डिबेंचर है नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर। 2022 में था 80,000 और 2023 में है 1 लाख। ठीक है, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। देखो बैलेंस शीट में अभी सेम ही रखता हूं, यहां पर केस 1 करें स्टार्ट। तो हमारे पास केस 1 है, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, किसके रिगार्डिंग? डेट के रिगार्डिंग। कौन सी डेट? डेट ऑफ इशू या फिर डेट ऑफ रिडेम्पशन। अभी मैंने यहाँ पे केस जो आपको बताया है वो इशू का केस है ना। इसके साथ साथ हम लोग अभी आगे रिडेम्पशन का केस भी करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर हमें डेट भाई यहाँ पर, हाँ जी डेट ऑफ इशू या फिर रिडेम्पशन गिवन नहीं है, डेट ऑफ इशू या रिडेम्पशन गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे उस केस में? हाँ जी 20,000 रुपये यहाँ पर इंक्रीज हुआ है ना, यहाँ पे यार 20,000 रुपये हमने क्या करा होगा? इशू करा होगा ना डिबेंचर, लेकिन डेट गिवन नहीं है हमें ये कब कराइए। तो हमेशा हम इंटरेस्ट इस पे लगाएंगे। हाँ जी इंटरेस्ट हम किस पे लगाएंगे? ओपनिंग वैल्यू पे। कौन सी वैल्यू पे? ओपनिंग वैल्यू पे। आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, पार्टनरशिप के अंदर फर्स्ट चैप्टर था फंडामेंटल, जहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला करते थे,
है ना। तो हम लोग अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता था ना कि भाई एडिशनल कैपिटल या फिर ड्राइंग्स वगैरह कब करी गई है, अगर हमें डेट गिवन नहीं होती थी तो हम हमेशा किस पे लगाते थे, ओपनिंग कैपिटल पे लगाते थे। तो ये हमेशा हर लोन के साथ है। अगर मैंने करंट ईयर में जो भी मेरा लोन या लाइबिलिटी या डिबेंचर इंक्रीज हुआ है मेरा, और मुझे डेट गिवन नहीं है कि वो इंक्रीज कब हुआ है, तो मैं हमेशा क्या करूँगा बेटा, ओपनिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दूंगा। ठीक है, प्रिज्यूम कर लूँगा मैं यहाँ पे। क्या प्रिज्यूम करूँगा कि जो इशू कर रहे हैं ना डिबेंचर, वो साल के आखिरी में करें। कब करें, साल के, ये हम लोग प्रिज्यूम कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड केस क्या है यार, इफ डेट ऑफ इशू इज एट द एंड, या फिर डेट ऑफ इशू जो हमें गिवन है वो है 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 को हमने यहाँ पे डिबेंचर को इशू करा है। 31 मार्च 2023 को 20,000 का डिबेंचर। तो मुझे बताओ पूरे साल 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक पूरे साल कितने रुपए के डिबेंचर की लाइबिलिटी मेरे पास थी, कितने की थी, 80,000। साल के आखिरी में ही तो इशू करा मैंने, साल के आखिरी में ही तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ी 20,000 रुपये से। तो आप मुझे बताओ पूरे साल मैंने कितने रुपए यूज करे, 80 तो यूज करे ना यार। तो मैं 80 पे इंटरेस्ट दूंगा। किस पे इंटरेस्ट दूंगा, तो जो हम लोग इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो किस पे करेंगे, ओपनिंग वैल्यू पे। कोई डाउट। केस नंबर 3, इफ डेट ऑफ इशू जो मैं गिवन है वो है 1 अप्रैल 2022, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हाँ जी, हमने ओपनिंग डेट पे ही क्या कर लिया, डिबेंचर इशू कर दिया ओपनिंग डेट पे 1 अप्रैल 2022 को, यानी कि साल के शुरुआत में ही मैंने डिबेंचर इशू कर दिया था। तो बताओ पूरे साल मेरी लाइबिलिटी कितने की रही, अब 1 लाख, है ना। तो मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू पे इंटरेस्ट लगाऊंगा बेटा, क्लोजिंग वैल्यू पे। कौन सी वैल्यू पे, तो क्लोजिंग वैल्यू जो मेरी 1 लाख रुपए है उस पर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। कोई डाउट। अब केस नंबर 4 क्या हो सकता है, ओपनिंग क्लोजिंग की जगह मुझे यहां पर डेट ऑफ इशू गिवन तो है, कोई भी डेट गिवन है, ऐसे कर लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022। तो यहां पे जो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा वो कैसे करूंगा, ध्यान देना। स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी मेरी, इसका 10% निकालूंगा, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। इसमें ऐड कर दूंगा, बेटा क्या ऐड करूंगा ये बताओ, हाँ जी 1 लाख मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई कितना महीना, 9 मंथ्स। पहले के स्टार्टिंग के 3 महीने मेरे पास लाइबिलिटी सिर्फ 80,000 की थी। 1 जुलाई को मैंने इशू करा डिबेंचर, तो लाइबिलिटी मेरी बढ़ के कितनी हो गई, 1 लाख रुपए हो गई। तो बाकी के बचे हुए 9 महीने का जो मैं इंटरेस्ट निकालूंगा वो 1 लाख पे निकालूंगा, और पहले के 3 महीने का इंटरेस्ट इसमें निकालूंगा 80,000 पे निकालूंगा। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात है, क्लियर है पॉइंट। अच्छा अगर मैं यहां पर इसको रिवर्स कर दूं यार, क्या कर दूं इसको, रिवर्स। अगर मैं और करके यहां पे इसको रिवर्स कर दूं, 80,000 और 1 लाख रुपए कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, हाँ जी यहां तो पहले में तो क्या था, इशू था ना पहले में, तो पहले में क्या था बेटा, इशू।
और दूसरे में क्या है, रिडम्पशन हो रहा है। क्या कुछ चेंज होगा ये बताओ, देखते हैं एक बार, है ना। क्या कुछ चेंज होगा वो हमें देखना है, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा आप मुझे बताओ, केस 1 है, चेंज क्या करा मैंने, पहले की वैल्यू 1 लाख कर दी और क्लोजिंग वैल्यू क्या कर दी 80,000, तो इसका मतलब रिडीम हो रहा है डिबेंचर। हमें किससे मतलब है, इंटरेस्ट से मतलब है। किससे मतलब है, इंटरेस्ट। कि इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट करूंगा। अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि मैंने रिडम्पशन कब करा है, सेम ओपनिंग वैल्यू पे। किसमें बेटा, ओपनिंग वैल्यू पे। अगर मुझे यहां पे, हाँ जी, अगर मुझे यहां पर डेट ऑफ इशू या फिर डेट ऑफ रिडम्पशन गिवन है, डेट ऑफ इशू डेट ऑफ रिडम्पशन गिवन है कितनी, 31 मार्च 2023। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 20,000 रुपीज के डिबेंचर मैंने रिडीम करे हैं ना, वो कब करें, साल के आखिरी में। तो पूरे साल मेरी लायबिलिटी कितने की थी, 1 लाख की, आखिरी में आके ही तो 80,000 की हुई। तो मैं 1 लाख रुपए की वैल्यू पे ही तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। तो ये देखो सेम ओपनिंग वैल्यू, कुछ चेंज नहीं हो रहा। कुछ चेंज हुआ, कंफ्यूज मत होना भाई, आप लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हो। मेरा काम है आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करना और समझाना। बात समझ में आई आप लोगों को। अगर इशू हो रहा हो या फिर रिडीम हो रहा हो, अगर इशू हो रहा हो या रिडीम हो रहा हो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। बात क्लियर है। ये तो देखो मैंने आपको बता दिया, वैसे तो थोड़ा लॉजिक लगाओगे, दिमाग लगाओगे तो अपने आप कर सकते हो। ये केसेस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, बट फिर भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर केस नंबर 3 के अंदर डेट ऑफ इशू या डेट ऑफ रिडम्पशन 1 अप्रैल की है यार, कब की है, 1 अप्रैल, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 20,000 के डिवेंचर में रिडीम करे वो साल की शुरुआत में कर दिए, साल की शुरुआत में। तो पूरे साल मेरी लायबिलिटी कितनी रही, 80,000। कितनी रही, 80,000। तो मैं 80,000 पे इंटरेस्ट दूंगा ना। 80,000 कौन सी वैल्यू है, ओपनिंग क्लोजिंग, क्लोजिंग। तो देख लो क्लोजिंग वैल्यू लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत, पक्की बात। यहां पे चेंज हो जाएगा अगर हमने रिडीम क्या करा हो बेटा, इफ डेट ऑफ रिडम्पशन हमें गिवन है 1/7/2022, है ना, 1/7/2022। तो कैसे निकालेंगे, सेम इस तरीके से निकालेंगे, बस वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी यार। अगर हमने 20,000 रुपए के डिबेंचर 1 जुलाई को रिडीम करे हैं, तो आप मुझे बताओ पहले के 3 महीने मेरे पास डिबेंचर कितने के थे, 1 लाख के थे ना यार। और आखिरी के 3 महीने कितने रह गए, आखिरी के 9 महीने के कितने रह गए, 80,000। तो यहां पे बस चेंज क्या हो रहा है, वैल्यू, है ना। वहां पर इश्यू के टाइम पे पहले 3 महीने कितने के थे, 80,000 के थे, फिर 9 महीने 1 लाख के हो गए। लेकिन रिडम्पशन के टाइम पे पहले 3 महीने कितने के थे, 1 लाख के, फिर कितने के हो गए, 80,000 के। बात क्लियर, कोई डाउट है किसी को। कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्या है बेटा, सेम। क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से हम अपने क्वेश्चन में। वैसे कौन सा केस अप्लाई हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, केस नंबर 1, जहां पे हमें डेट ऑफ इशू गिवन नहीं है। तो ये जो, अच्छा डेट ऑफ इशू गिवन नहीं है भैया, हाँ जी डेट ऑफ इशू गिवन नहीं है, 15% का डिबेंचर है, डेट ऑफ इशू गिवन नहीं है। तो ये मुझे बताओ कि हम लोग कौन सी वैल्यू पे इंटरेस्ट लगाएंगे, 50,000 पे, किसमें लगाएंगे, 50,000। 50,000 का 15% कितना हुआ, 7,500। कितना हुआ, 7,500। तो भैया यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आप चाहो यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, ठीक है। तो 7,500 रुपए भाई फाइनेंसिंग में प्लस होगा या माइनस, जल्दी बताओ, माइनस होगा ना, क्या होगा बेटा, माइनस।
इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना बेटा हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं यार। यहाँ तो मैंने माइनस करते हुए दिखा दिया, लेकिन ये नेट प्रॉफिट जब निकाला होगा मैंने, यहाँ पे माइनस करा होगा ना पहले से ही। नेट प्रॉफिट जो मैंने निकाला हुआ 1,01,000 रुपये, इसके अंदर ऑलरेडी 7,500 रुपये माइनस है, तो 2 बार माइनस हो गया ना। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, हमें ऐड करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 7,500 रुपये हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। कोई डाउट तो नहीं है, पक्की बात, देख लो है ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2 जगह आता है। इंटरेस्ट जो भी हम पे करते हैं, ऑन डिबेंचर नहीं, इंटरेस्ट अगर हम पे कर रहे हैं, चाहे डिबेंचर हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे लोन हो, किसी भी लाइबिलिटी पे अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कितनी जगह आएगा, 2 जगह। ऑपरेटिंग में क्या करेंगे, उसको ऐड, फाइनेंसिंग में करेंगे माइनस। आगे आते हैं, करंट लाइबिलिटी पे आते हैं। करंट लाइबिलिटी कहाँ पे आती है हमारी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहाँ पे आएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ट्रेड पेबल पहले कितने के थे, 1,10,000, अब कितने के हो गए, 1.5 लाख, 1,50,000 के हो गए। इंक्रीज हो गए यार। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मेरे लिए इनफ्लो है आउटफ्लो है, इनफ्लो है। क्या है बेटा, ठीक है। एक तरीका और अच्छा सा बता रहा हूं मैं आपको, वैसे लाइबिलिटी बढ़ती है तो बुरा होता है ना, बट हम क्या करेंगे, अपोजिट, प्लस। अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो मेरे लिए अच्छा है, बट क्या करेंगे हम लोग, अपोजिट, माइनस। ऐसे ध्यान रख लो। एसेट अगर बढ़ रहे हैं मेरे लिए अच्छा है, क्या करेंगे, माइनस। एसेट मेरे लिए कम हो रही है, मेरे लिए बुरा है, क्या करेंगे, प्लस, अपोजिट। बात क्लियर। तो लिखते हैं इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 40,000। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिखेंगे हम लोग इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितना अमाउंट था, 40,000। भाई पॉजिटिव में आएगा, है ना, इनफ्लो है हमारा। आगे बढ़ते हैं। अदर करंट लाइबिलिटी कितने की है, पहले 20 की थी, अब कितने की है, 12 की। कम हो रही है भाई, लाइबिलिटी कम हो रही है, हमारे लिए अच्छा है, बट क्या करेंगे, माइनस। कितने रुपए से, 8,000 रुपए से। क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन अदर करंट लाइबिलिटी, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े। चलिए देखो, अब आ जाओ किस पे बेटा, नॉन करंट एसेट पे आ जाओ यार। नॉन करंट एसेट पे अपने पास पहला पार्ट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहले 1,17,000 का था, अभी कितने का हो गया, 2,74,000 का हो गया। एडिशनल इस क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, बस डायरेक्ट माइनस करना है भाई। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात। क्या करेंगे, लेकिन वैसे भी अब देखा जाए तो ये क्या कर रहे हैं हम, परचेज। क्या कर रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत, कहां पे आएगा, इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में लिखेंगे हम लोग यहां पर परचेज ऑफ, हाँ जी, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अमाउंट बता दो बस मुझे एक बारी, डिफरेंस कितना है, $2,57,000, 1,57,000, 1,57,000। तो 1,57,000 हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे बेटा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ सेकंड पॉइंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पहले कितने के थे, 55, अभी कितने के हैं, ये भी इंक्रीज हो रहा है ना। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 13,000 से। क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 13,000 रुपए से ये भी हम लोग इंक्रीज कर देंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो, आ जाओ करंट एसेट पे। करंट एसेट में पहला पॉइंट क्या है, इन्वेंट्रीज।
पहले कितने का था 1.5 लाख, अभी कितने का है 56,000 से इन्वेंट्री बढ़ गई। ऐसे बढ़ गई, अच्छा है बुरा है? अच्छा है ना। लेकिन हम क्या करेंगे माइनस, कहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर इंक्रीज इन क्या लिखेंगे इन्वेंट्रीज। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही, समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा ट्रेड रिसीवेबल। क्या है बेटा ट्रेड रिसीवेबल। पहले कितने के थे 70, अभी कितने के है 32। डिक्रीज हो रहा है, कितने डिक्रीज हो रहा है 38 से 38,000 से डिक्रीज हो रहा है। तो क्या लिखेंगे बेटा यहां पर डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब पैसा आ रहा है, इनफ्लो है, तो 38,000 पॉजिटिव में लिखेंगे बेटा, ठीक है। अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को थोड़ा सा आराम दो, उस पर दोबारा आएंगे वापस, ठीक है। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हमारा, समझ में आए सबको? अब फटाफट करेंगे कैलकुलेशन। जल्दी से मुझे बताओ कि ये ऑपरेटिंग का टोटल कितना आ रहा है। इन्वेस्टिंग का टोटल तो लिख देता हूं मैं, कितना आ रहा है 1,70,000, 1,70,000 रुपये आ रहा है नेगेटिव में, ठीक है। फाइनेंसिंग का भी लिख देता हूं मैं 7,72,500, ये हमारा है पॉजिटिव में, ठीक है। और ऑपरेटिंग बताओ यार, ऑपरेटिंग कितना आ रहा है, कितना 82,500, पक्की बात है भाई? कर रहे कैलकुलेट करके बता दो यार, इतना आ रहा है क्या 82,500, जल्दी से सिर्फ ऑपरेटिंग करो, कैलकुलेटर मुझे बताओ। सही आ रहा है नहीं आ रहा? ये तो 1,22,500 आ रहा है 1,22,500, ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से, ये हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का टोटल आ गया, क्लियर। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, ध्यान देना, यहाँ पे कर देंगे हम टोटल 1,22,500, पॉजिटिव का आंसर है ना। क्या लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये खत्म हो गया यहाँ पे हमारा, डन। फिर यहां भी टोटल करेंगे, कितना आएगा नेगेटिव का 1,70,000 रुपए। तो यहां पे क्या लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और लास्ट में यहां पे फाइनेंसिंग का भी टोटल करेंगे, कितना आएगा 72,000 पॉजिटिव में आ रहा है। क्या लिखेंगे कैश फ्लो कैश फ्लो चलिए, तो हमने तीनों एक्टिविटीज का टोटल देख लिया, क्लियर। अभी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, कैसे आप चैप्टर मानो इसको, कि जहाँ पे आप ना पता लगा सकते हो कि आपने क्वेश्चन सही करा है गलत। पता है कैसे? देखो, हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर इसके अंदर ए
प्लस बी प्लस सी, तीनों का टोटल आएगा। ए का टोटल कितना है बताना एक बारी। 1,22,500, ठीक है। 1,70,000 नेगेटिव में था और 72,500 किसमें था बेटा, पॉजिटिव में था। बात क्लियर। फिर लास्ट में हम लिखेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आपका ओपनिंग प्लस ए प्लस बी प्लस सी क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए। देखो बैलेंस शीट में बोला ना, अभी इस पे बाद में आएंगे हम लोग। तो ये बताओ ओपनिंग कैश कितना है 70, क्लोजिंग कैश कितना है, तो यहां पे हम लिखेंगे 70,000 रुपए और यहां कितना लिखेंगे 95, और तीनों को प्लस करके आपका आंसर 25,000 रुपए आना चाहिए। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो एक बार यार, ऐसे आ रहा है मत करो, सही है ना। तो कितना आ रहा है बेटा 25,000 पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका 70 प्लस 25 95। क्वेश्चन एकदम सही करा हमने, ठीक है। एक बार चेक भी कर लेते हैं, नीचे हमारे पास जो आंसर गिवन है 1,22,500, 1,70,000 और 72,500। हाँ ये दिखाना है ना। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्लियर। कोई डाउट किसी को?